Hello everyone. Very good afternoon all of you. So students, फाउंडेशन स्टूडेंट्स, हम लोग आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। हमारा जो इंस्टीट्यूट है सीएमए इंस्टीट्यूट, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हमारी रेगुलर क्लासेस के अंदर नई करते हुए भी अकाउंट्स के अंदर मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपके टेस्ट भी हुए हैं। अभी आपकी रिवीजन क्लासेस आना बाकी हैं। रिवीजन क्लासेस भी आपकी बहुत जल्दी से शुरू होने जा रही है। उससे पहले जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, उस सिलेबस के जो हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, आज से हम लोग उसके बारे में करने वाले हैं चर्चा। आज से कुछ दिन कंटिन्यू आप लोगों के हम आपको करवाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, हर चीज के रीजंस के साथ, कंसेप्ट के साथ, राइट। क्लास के अंदर सीरियसनेस को बना करके रखें। हो सकता है पता चले कि अकाउंट्स के अंदर अगर 200 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं तो उन 200 में से 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिले। एक क्वेश्चन मिस करने का मतलब है 2 नंबर को मिस कर देना। सो आपको रहना है सीरियस अच्छे से। चलिए करते हैं शुरुआत अकाउंट्स के एमसीक्यू के साथ। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियरली विजिबल है? ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना है, हमें रुकना है केवल और केवल क्वेश्चंस की तरफ। ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना है। चलिए शुरू करते हैं। SL No. The Institute of Pop. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ढंग से समझिएगा। The revenue and expenses of a company are displayed in which statement? देखो, आप लोगों को रेगुलर क्लास में बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। एक होता है कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन करंट ईयर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का काम करते हैं, इसलिए सारे के सारे रेवेन्यू नेचर के आइटम को हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल लीजिए, या फिर कंपनी के कंसर्न में बोल लीजिए इनकम स्टेटमेंट। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा इनकम स्टेटमेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, सबसे पहले अपन बात करें पर्पस की अकाउंटिंग के, तो अकाउंटिंग के मेन पर्पस, सबसे पहला पर्पस था CSRA, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यही बताया गया आपको। दूसरा आपको बताया गया वी वांट टू नो आवर प्रॉफिट
और लॉस। तीसरा ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। तीसरा के बाद चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कि जितने भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, राइट। अगर आपसे पूछे अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव आता है स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उनके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना। तीनों ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। जो अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन कहां प्रोवाइड करती है, किसे प्रोवाइड करती है। अगर इस क्वेश्चन की अपन को चर्चा करनी है तो इसके ऑप्शंस हमें देखना जरूरी है। कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, जी हां। कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, जी हां। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूट, जी हां। तीनों के तीनों अभी अभी मैंने आपको बताए। पहला था कॉस्ट एंड इनकम, मतलब प्रॉफिट का पता लगाना। दूसरा था टैक्स की लायबिलिटी का पता लगाना, मतलब टैक्स अथॉरिटी को अपनी इंफॉर्मेशन देना। तीसरा था फाइनेंशियल कंडीशन को जानना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर चीजें गिवन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द determination of expenses for an accounting period is based on the concept of। क्या बोल रहा है, ढंग से सुनना। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, इसके क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहली कंडीशन, द determination of expenses for an accounting period। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एक्सपेंसेस के बारे में बात हो रही है। तो जब एक्सपेंसेस की बात होती है और अकाउंटिंग पीरियड की बात होती है तो वहां पर अप्लाई होते हैं 3 तरीके के प्रिंसिपल। कौन कौन से? सबसे पहला है पीरियोडिसिटी, दूसरा है मैचिंग। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है जिस साल के एक्सपेंसेस हैं उसको उसी के थ्रू मैच करके आप लोगों को दिखाना होता है, राइट। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि जिस ईयर से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस है उसको हमेशा उसी के साथ मैच करके आपको दिखाना होता है। इस ईयर जो सेल हुई है उस सेल से मैच करके आपको एक्सपेंसेस को दिखाने होते हैं। तीसरा इसके अंदर है पीरियड हो गया, मैचिंग हो गया, एक रेवेन्यू भी आता है। रेवेन्यू तो बोलता है रेवेन्यू रिकग्निशन कि भैया जो करंट ईयर की इनकम है उसको करंट ईयर में ही दिखाने चाहिए। जो एडवांस में इनकम आ गई है उसे कभी भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला, द डिटरमिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो एक्सपेंसेस बेस्ड होते हैं वहां पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है? तो सबके मन में पहला आता है पीरियोडिसिटी, लेकिन उसके अलावा मैंने दूसरा बोला मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग बोलता है इस साल जो एक्सपेंसेस होंगे उसको इस साल की इनकम के बिहाफ पे जितने भी लगे हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आपको दिखाने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का मोस्ट प्रोबेबल आंसर रहने वाला है मैचिंग कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी आप टिक करके आओगे लेकिन पीरियोडिसिटी नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैचिंग
कंसेप्ट। देखिए इधर ऑप्शन के अंदर हमें ऑब्जेक्टिविटी भी दे रखा है, मटेरियलिटी भी दे रखा है। न तो ऑब्जेक्टिविटी हो सकता है ना मटेरियलिटी हो सकता है, या तो मैचिंग होगा या पीरियोडिसिटी होगा। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या है? मैचिंग कंसेप्ट। राइट, वेरी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती है। कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है कि केवल बिजनेस के अंदर मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, नॉन मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को नहीं लिखा जाता। देखिए, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एंटिटी कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कैश को भी दिखाओ और साथ ही साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करो। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है जितनी भी एसेट्स हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाता है। मनी मेजरमेंट बोलता है केवल मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही दिखाना है। राइट, अगला क्वेश्चन, वेट फॉर अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड एज पर। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है? कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनता ही नहीं है, यह बनता है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। आपके 4 कन्वेंशंस हैं। पहला कन्वेंशन फुल्ली डिस्क्लोजर, दूसरा है एविडेंस कंसेप्ट, तीसरा है कंजर्वेटिज्म और चौथा है, बताइए, कंसिस्टेंसी। राइट, 4 कंसेप्ट हैं। इसके अंदर एक कंसेप्ट है प्रूडेंस, जिसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट सिंपल सी बात बोलता है कि भैया फ्यूचर के अंदर आपको जो लॉस आइडेंटिफाइड है पहले से, जैसे कि बैड डेब्ट्स तो होगी ही होगी, डिस्काउंट ऑन डेटर्स देना ही देना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट होगा ही होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, ये सारी चीजें होंगी ही होंगी। तो इन चीजों को बचने के लिए हम लोग पहले से ही बना करके रखते हैं प्रोविजंस। तो क्वेश्चन पूछा प्रोविजन, अब आप बैड डेब्ट्स को भूल जाओ, प्रोविजन किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बनते हैं? कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। राइट, अगला है फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर कंसेप्ट ऑफ। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स लॉन्ग टाइम तक काम आएंगी, करंट एसेट्स शॉर्ट ड्यूरेशन तक काम आएंगी। हमारा बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग चलता जाएगा, तो एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया तो किसकी हेल्प के थ्रू प्रॉफिट अर्न करते हैं? फिक्स एसेट्स। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल और बेस्ट आंसर है गोइंग कंसर्न। अपन इसका तीसरा भी देख ले, टाइम पीरियड भी है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओमिशन ऑफ पैसे शोइंग द राउंड फिगर। अननेसेसरी चीजों को एलिमेंट करो, जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं केवल उन्हीं को ही दिखानी चाहिए। कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई चीज एक पर्सन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब उसको कंबाइन कर दोगे तो वो जरूरी नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। ऐसा एक कन्वेंशन बोलता है जिसका नाम है मटेरियलिटी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? मटेरियलिटी। ये बोलता है कि भैया डेसिमल के अंदर जो ट्रांजैक्शन आते हैं ना उन्हें छोड़ दो, उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मटेरियलिटी कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। P&L account is prepared for period of 1 year by following. इधर आएगा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट।
अकाउंटिंग पीरियड बोलता है कि हर साल जो बिजनेस का रिजल्ट है, हर साल जो बिजनेस का रिजल्ट है उसको जानना जरूरी है, और जो बिजनेस का पीरियड होता है उसको हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जाता है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाता है, और एक होता है फेस्टिवल टू फेस्टिवल, एक दिवाली से अगली दिवाली। ज्वेलर्स सबसे ज्यादा इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। एंड एक्सपेंडिचर इन कैपिटल इन नेचर, कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर होगा, कब होगा बताइए। अब इसके लिए आपसे आंसर पूछ रहा हूं, बताओ। बेटा ऑप्शन क्यों पढ़ रहे हो, आप खुद बताओ मुझे, डेफिनेशन दो। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या होता है? फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, हमारी अर्निंग भी बढ़ती है। अब पढ़ो ऑप्शन को, ये ऑप्शंस थोड़े से अलग हैं। द रिसीवर ऑफ अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट, आगे कुछ ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। इट इज मेंटेन अ फिक्स एसेट्स, नहीं। इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर द बिजनेस, नहीं। तो बचा क्या, अभी तो बता, अभी रियलिटी में ये भी है या नहीं है वो भी तो चेक करो। इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर द परचेस ऑफ, एकदम करेक्ट, डन। अगला क्वेश्चन, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द, रेवेन्यू तो जाते हैं P&L में, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज द कैपिटल नेचर, इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का है? परचेस ऑफ अ ट्रक, राइट। अब आधे बच्चे इसको लिख करके आ जाएंगे परचेस, आगे के ऑप्शन ही नहीं पढ़ेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स, ये भी होगा। अब इस ऑप्शन में गलती है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, यहां आना चाहिए था ओल्ड ट्रक। ओल्ड ट्रक की रिपेयर पे जो भी खर्चा होता है वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, राइट। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता लग रहा होगा, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे हैं क्वेश्चंस, मैंने वहीं से लिए हैं, इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे दिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी पढ़े हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन जो हमारी क्लास के अंदर डिस्कस ना हुआ हो तो बता देना, सारे डिस्कशन हो रखे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। $5,000 incurred for graduation of computer by installation, ये अपग्रेडेशन आएगा, अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन 128 MB रैम, मतलब 5,000 रुपए का खर्चा किया ताकि उसकी रैम बढ़ जाए, रैम बढ़ गई तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो कहलाएगा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, आंसर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। एंट्रेंस फीस हमेशा होती है कैपिटलाइज, तो इसका आंसर होगा कैपिटल रिसिप्ट। लाइफ मेंबरशिप फीस, खुद ने बोल दिया लाइफ मेंबरशिप एक बार मिलेगी, कैपिटल नेचर की, क्या लिखें इसका आंसर बताओ। कैपिटल रिसिप्ट। 90% चांसेस में हो सकता है आपको कैपिटल रिसिप्ट ना दे रखा हो, नन ऑफ दी अबव दे रखा हो, नन ऑफ दी अबव। बच्चे कैपिटल देख के कैपिटल टिक करते हैं, लेकिन ये एक्सपेंडिचर है और वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, ध्यान रखना। और आपके साथ किसी के टेस्ट में हो चुका है ऐसा भी। कॉस्ट ऑफ गुड
परचेज फॉर रीसेल पर्पस। सीओजीएस P&L अकाउंट में आती है। P&L अकाउंट में कौन से नेचर के एक्सपेंसेस आते हैं? रेवेन्यू नेचर के। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। देन इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस। भैया रॉ मटेरियल के साथ इंपोर्ट ड्यूटी को ऐड करते हैं। रॉ मटेरियल रेवेन्यू नेचर, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Receive from Solomon and Company an invoice for 1500 for repairs of factory wall। बताओ भैया, अच्छे से सोचना फिर बताना सभी। इज इट कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर? बेटा जो आपका ट्रक वाला क्वेश्चन था उसके अंदर दो ऑप्शन तो सही है, तीसरे ऑप्शन में ओल्ड ट्रक आना चाहिए था। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो भी आपको टिक करके आना है ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान रखना इस बात को। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, एक इनवॉइस मिला है 1500 का, रिपेयर्स फॉर फैक्ट्री वॉल्स। क्या आंसर देंगे? क्यों? बिकॉज इट इज एन इनवॉइस। खर्चा कर दिया क्या? बताया इसने? नहीं, इनवॉइस मिला है। कोटेशन भी तो बोल सकते हैं, इट इज ए कोटेशन। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। राइट? आगे बढ़े। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्वाइजिशन ऑफ लैंड। पैसा आ रहा है, आपकी लैंड से आ रहा है, परमानेंट लैंड गई, कैपिटल नेचर का पैसा हुआ। आंसर लिख के आएंगे बी, लेकिन गलत है। ये रिसिप्ट है। ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। आंसर होगा नन ऑफ दीज। राइट? ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर सोल्ड इन इनकम स्टेटमेंट या फिर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने एक बैड डेब्ट्स हुई थी, अब वो पैसा आ रहा है। क्या बैड डेब्ट्स हर साल होती है? हां, मतलब रिकवरी कभी भी हो सकती है, हर साल भी हो सकती है। जो चीज हर साल हो, कौन से नेचर की? पैसा आ रहा है, तो ये क्या हो गई? रेवेन्यू रिसिप्ट। आंसर होगा डी, रेवेन्यू रिसिप्ट। इंश्योरेंस क्लेम received on account of machinery damaged completely by fire। फायर लग गई, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया। क्लेम बार बार आता है, एक बार आता है? एक बार आता है, तो कौन से नेचर का? कैपिटल रिसिप्ट। राइट? क्या आंसर होगा इसका? कैपिटल रिसिप्ट। पढ़ो, बता रहा हूं क्या पढ़ना है। अमाउंट ऑफ 5000 स्पेंट ऑन लॉयर फीस टू डिफेंड अ स्विट, मतलब डिफेंड अ केस claiming that the firm's factory site belong to the plaintiff's land is। आपने लॉयर को पैसे दिए, लॉयर को पैसे दिए कि भैया मेरे अगेंस्ट में केस चल रहा है, लैंड मेरी है, लेकिन फार्मर बोल रहा है वो लैंड हमारी है, हमें वो लैंड दिलवाओ। अब बोलोगे सर ये लॉयर की फीस तो अपन को एक बार ही देनी पड़ेगी सालों में, लेकिन क्या इससे तुम्हारी लैंड की वैल्यू बढ़ी? नहीं ना।
तो ये कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होने को ये तुम्हारे अकॉर्डिंग आएगा कैपिटल, लेकिन क्या इससे लैंड की वैल्यू बढ़ेगी क्या? नहीं ना। तो ये कौन से नेचर का कहलाएगा? पी एंड एल अकाउंट में जाएगा तो अपन दिखाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। मनी स्पेंड 10,000 एज अ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर ऑन द ट्रिप अब्रॉड टू परचेस ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स को परचेस करने जाते टाइम जो भी खर्चा होता है हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से सुन लेना। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 का मतलब क्या है फिर से समझो। देखो, मेरी लैंड है, लैंड मेरी है, किसी पर्सन ने आके बोला कि ये मेरी है और डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कुछ। मैं चला गया कोर्ट में, कोर्ट में लॉयर को हायर किया, लॉयर को बोला कि भैया मेरी लैंड को ये अपनी लैंड बता रहा है। लॉयर ने बोला मैं 10,000 रुपये लूंगा। अब क्या ये 10,000 एक बार देने पड़ेंगे या बार बार? एक बार ना, प्रूव हो गया। तो आप बोलेंगे सर एक बार का खर्चा कैपिटल नेचर, लेकिन क्या उस खर्चे से लैंड की वैल्यू बढ़ी? आप ही की थी, आपने तो केवल प्रूव किया ये मेरी लैंड है। इस कारण से इसे बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट? लैंड की वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है। लैंड को परचेस करते टाइम लॉयर को पैसा दिया तो कैपिटल नेचर, लेकिन केस को डिफेंड करने के लिए पैसा दिया वो रेवेन्यू नेचर। इस चीज को समझो। परचेस करते टाइम भी तो लॉयर बीच में ब्रोकर वगैरह लेता है, तो उसको तो अपन कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन केस के टाइम पे अगर पैसे दे रहे हो तो उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाता। ठीक है, नॉर्मल नेचुरल लेयर फीस है। नॉमिनल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं भैया? इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड गेन भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे पढ़ने पड़ेंगे अपन को। भैया ये तो दोनों सेम हो गए ना, लॉस और एक्सपेंस तो सेम होते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड गेन। अगर यहां पे इनकम एंड एक्सपेंसेस होता ना तो मैं इसका आंसर क्या लिखता? बोथ ए एंड बी। लॉस और एक्सपेंस दोनों तो एक ही हो गए ना। नॉमिनल में तो इनकम और एक्सपेंसेस दोनों आते हैं ना। ओके सही है, सॉरी, बहुत ए एंड बी। मैं इसको प्रॉफिट और लॉस समझ रहा था, सॉरी सॉरी। एसबीआई अकाउंट इज ए आर्टिफिशियल। कुछ बच्चों ने बीच में बोला था रिप्रेजेंटेटिव, नहीं। जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। करवाया था। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज जनरल। जनरल इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। राइट? देन अगला देखो, प्रीपेड रेंट इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आते ही कौन से नेचर का होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आगे क्या बात समझ में? किसी भी पर्सन का नाम है वो पर्सनल होता है, किसी बैंक का, कंपनी का आ जाए तो वो आर्टिफिशियल होता है। किसी भी एडजस्टमेंट का है वो भी पर्सनल है, लेकिन वो कौन सा पर्सनल है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। लिखवा रखा है क्लास के अंदर ये सारी बातें। देखो, इन एन अकाउंट डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस कम है। सही है गलत है ये बात? डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस कम है, तो उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस। भैया जरूरी थोड़ी है कि वो अगर डेटर का अकाउंट हो सकता है वो
क्रेडिटर का अकाउंट हो, दोनों हो सकते हैं। तो एक तो नेगेटिव हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, डेबिट। तो डेबिट का ज्यादा है। अब आपके पास ऑप्शन है नेगेटिव, डेबिट, पॉजिटिव, क्रेडिट। बताओ भैया आंसर क्या बोलोगे। नेगेटिव और पॉजिटिव में तो जाना मत, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। जहां का बैलेंस ज्यादा होता है उसको वहीं का बैलेंस बोलते हैं, तो आंसर होगा डेबिट बैलेंस। यस ऑनलाइन, मेक इट अ फास्ट। राइट, डेबिट बैलेंस। देंगे बेटा देंगे, आज ही तो कल। A sale of goods to Ram for cash should be debited to। राम को सेल क्या एंट्री होती है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राम में डेबिट होना चाहिए, काम खत्म। A withdrew of cash for from business by proprietor should be credited to। पैसा निकाला, पैसा निकाला तो कहां जाता है, कहां क्या क्रेडिट करते हो, ड्राइंग्स तो डेबिट होती है, कैश क्रेडिट होता है ना। लिखा हुआ है क्या पर्सनल यूज, तो ड्राइंग बोलो, लेकिन ड्राइंग भी डेबिट होती है। पैसा जा रहा है तो कैश क्या होता है, क्रेडिट होता है। राइट। रेंट अकाउंट इज ए, रेंट कौन से नेचर का अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। वाह, एक्सपेंस हमेशा नॉमिनल होते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। लेजर कंटेंट्स वेरियस ट्रांजैक्शंस, एंट्रीज, अकाउंट्स। अकाउंट the process of transfer of entries from day book to ledger। लेजर पोस्टिंग, जनरल के बाद क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं लेजर में। तो सिंपल पोस्टिंग, जनरल पोस्टिंग, अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन या लेजर पोस्टिंग। क्या बोलेंगे, लेजर पोस्टिंग। जनरल एंट्री करना कहलाता है जनरल पोस्टिंग। नॉर्मल किसी चीज को एक जगह पे रिकॉर्ड करना क्या कहलाएगा, सिंपल पोस्टिंग। द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलतियां यूं होती हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट समझो तो सही, क्या होगा, कैश अकाउंट। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। नॉर्मल सी बात है, बैलेंस शीट दोगे, बैलेंस शीट आएगा इसका आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन देखो क्या है। बैड डेब्ट्स पहले रिटर्न ऑफ हो गई थी, अब रिकवर हुई, जनरल एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तुम्हें कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, ये याद रखना है। पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स आ रही है तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। आंसर होगा क्रेडिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। चलो आगे। अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ करेक्ट एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस, एग्री करेगा। द परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेस एंड क्रेडिटेड टू कैश, ये सही है। 550, ये गलत है।
गलत है, मतलब इसके कारण ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। चलो भैया, अब ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा। अ ट्रायल बैलेंस शो, निकालो अपनी कॉपी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में। ट्रायल बैलेंस शो द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, इट इज प्रिपेयर टू शो द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। चेक करो, यही लिखा है क्या? सेकेंड लाइन पढ़ो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिख रही है क्या? दिख रहा है? अपनी कॉपी की एक एक लाइन पढ़ लेना, हर आंसर यहां दिखेगा। पास नहीं, बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिपीटेड क्वेश्चन है, जनरल बोलते हैं भैया। इन एन अकाउंट, रिपीटेड क्वेश्चन। लेजर, रिपीटेड। ये क्या हो गया? whenever errors are noticed in accounting records, बता तो दिया, लेजर है वो तो। whenever error are noticed in accounting records, they should be rectified। रेक्टिफिकेशन कितने तरीकों से होता है? 3 तरीकों से। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। तीनों से होता है ना? आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा इसका। चेक करो क्या बोल रहा है। सुनो सुनो पूरा, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड, यही तो होगा। जैसे ही पता लगे उसी टाइम पे क्या करना चाहिए? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पास करना चाहिए। ऊपर है कि भैया लेजर इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। एंट्री है बुक ऑफ प्राइमरी। ओरिजिनल एंट्री तो सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सब्सिडरी बुक्स। देन चलो, आज के लिए अपन रखेंगे 45, बाकी की चर्चा करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद। यस क्लास, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज। कल की क्लास के बारे में बातचीत करें तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट 40 के समथिंग क्वेश्चंस किए, 45 के समथिंग हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। इन क्वेश्चंस से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कवर केवल बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। आप लोगों ने देखा हो कोई पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। जो अकाउंट्स के बेसिक हैं, जो कि आपके एग्जाम में 30 नंबर का पार्ट आता है अकाउंटिंग बेसिक्स का, उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। और इन क्वेश्चंस को देख करके ये जरूर आपको पता लगा होगा कि हम लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिस की है वो एकदम परफेक्ट की है। जहां पे जो चेंजेस करवाने थे वो मैंने पहले ही हमको चेंज करवा दिया। राइट, लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर नाम आ रहा है तो अपन ने आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट लिया। जो भी एडजस्टमेंट आ रहा है उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किया। एक क्वेश्चन जरूर है इस अकाउंट से रिलेटेड आएगा। 2 से 3 ट्रांजैक्शन आके कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इन बातों का आपको अच्छे से रखना है ख्याल। ठीक है, आज क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे और आज आप लोग देखेंगे रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डेप्रिसिएशन। इन क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, आइए।
46 हो गया था। 47 क्या कह रहा है? सेल्स ऑफ श्याम ऑफ 500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। श्याम को सेल्स किया तो सेल्स करने की जर्नल एंट्री होती है सेल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया तो श्याम के अकाउंट को भी इफेक्ट करेगी, साथ ही साथ सेल्स को भी अफेक्ट करेगी। श्याम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स एंड श्याम, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्स एंड श्याम अकाउंट। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। एक साल से दूसरे साल जब जाते हैं तो भैया एक साल से दूसरे साल जाना है तो मतलब आपका कुछ ना कुछ बैलेंस बचा हुआ होना चाहिए, और बैलेंस दो तरीके के अकाउंट का बचता है, एक तो पर्सनल और एक रियल। तो अगर कैरी फॉरवर्ड से एरर है तो कौन से अकाउंट में हो सकता है? पर्सनल में भी और रियल में भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगला पढ़ो। गुड्स वर्थ 272 रिटन बाय लाला। गुड्स वर्थ 272 रिटन बाय लाला। हमारे पास गुड्स रिटर्न आया। गुड्स अगर हमारे पास रिटर्न आया है तो हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लालास अकाउंट। पास थ्रू द बुक एस 722। हमने एंट्री 272 की जगह कितनी लिख दी? 722। तो कितने रुपए का एरर हो गया? 450 एक्स्ट्रा है, रूल लिखवाया हुआ है। अगर टोटल ज्यादा हो जाए तो अपोजिट एंट्री पास होती है, तो हमें लाला के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा। आ जाओ ऑप्शन के अंदर। लाला विल बी डेबिटेड बाय 450। सही है, लाला को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। बाकी के देखने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हर जगह पे ऑप्शन के अंदर अमाउंट देखो कितना है। अब आगे आओ। इफ अ रिसिप्ट ऑफ, कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में थोड़ा बहुत डाउट था, क्लियर करते हुए चलना, ठीक है ना। इफ अ रिसिप्ट ऑफ 200 फ्रॉम राजेश हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्ड करो। एंट्री क्या होनी चाहिए? रिसिप्ट हुए, एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। एंट्री तो ये होनी चाहिए थी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो। द प्रॉफिट वुड, मतलब ये बोल रहा है पैसे तो रिसिप्ट हो गए लेकिन तुमने एंट्री पास नहीं की तो इससे प्रॉफिट पे इफेक्ट आया होगा। बताओ क्या इफेक्ट आया? बड़ा होगा, कम हुआ होगा? गुरु मंत्र याद रखना, किसी भी तरीके के प्रॉफिट पे इफेक्ट को दिखाना है तो नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। मुझे तुम इस एंट्री के अंदर कौन सा नॉमिनल अकाउंट है बताओ भैया। प्रॉफिट कब इंक्रीज और डिक्रीज होता है? नॉमिनल अकाउंट के कारण। इनमें से कोई भी नॉमिनल है क्या? तो प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट। पैसा आया ना, पहले तुमने क्रेडिट सेल दिखा रखी थी तो सेल तो पहले ही दिखा चुकी हो ना, अभी तो पैसा आ रहा है। प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज केवल एक जगह पे होगा जब नॉमिनल अकाउंट होगा। दिख रहा है क्या कोई नॉमिनल अकाउंट? नहीं, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? नो इफेक्ट। एन इंक्रीज, डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। कुछ बच्चे ये टिक करके आएंगे लेकिन नहीं करके आना है। क्यों नहीं करके आना है? इसका मतलब है कुछ ना कुछ इफेक्ट आता लेकिन उसका रेक्टिफिकेशन हो गया। वो कंपनसेटिंग एरर होते हैं ना, तो उसका कंपनसेशन हो गया। अगर कंपनसेशन होता तो आंसर क्या आता? नीदर और नोर वाला। लेकिन इसके अंदर तो कोई नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं, तो ये बात ही नहीं उठती प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर अपन क्या टिक करके आएंगे? नन ऑफ दी अबव।
A credit purchase of 950 from Sudhir was recorded in the purchase book rupees 590. रिकॉर्ड कितने से करना था? 950 से. हमने कितने से रिकॉर्ड कर दिया? 590 से. कितने रुपए कम है? 360. कौन सी बुक के अंदर कम है? तो परचेस को और क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. कितने रुपए से? 360 रुपए से. तो आंसर क्या होगा? परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 360. देन विच ऑफ दीज एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट? इनमें से कौन सा एरर है जो केवल एक को करेगा? कास्टिंग का मतलब टोटल से रिलेटेड, तो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में टोटल में मिस्टेक हुई. कैरी फॉरवर्ड भी तो एक ही को इफेक्ट करता है, पोस्टिंग भी एक को करता है. तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. देन खत्म हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. अब आ जाओ तुम्हारे कंसाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पे थोड़ा सा डर लगता है तुम लोगों को. क्वेश्चंस को देखते हैं. इसको तो बिल्कुल नहीं लगता. क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे और क्लियर हो जाएंगी अपन को चीजें. विच ऑफ दीज इज रिकरिंग एक्सपेंस? रिकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो बार बार होते हैं. ढूंढो भैया कौन सा है. ट्रांजिट इंश्योरेंस एक बार लगेगा, भूल जाओ. ऑक्ट्रॉय एक बार लगेगी. लोडिंग अनलोडिंग भी तो एक बार ही लगेगी, बार बार देना पड़ेगा. ऑक्ट्रॉय एक लिमिट से दूसरी लिमिट पे जाते हैं तो जो खर्चा होता है, चुंगी बताया था. मानसरोवर से सांगानेर जाना है तो बीच के अंदर कलेक्ट बैठा हुआ है एक पर्सन, लाओ भैया चुंगी दो. राइट, आ गया हो. चलो सामने देखो. ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनिंग डेबिट विच ऑफ दीज अकाउंट? बताओ. बेटा थोड़ा सा कैमरा इशू है, अदरवाइज क्लियरली सारी चीजें दिख रही हैं. समझो ढंग से. ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दीज अकाउंट? गुड्स भेजा कौन रिकॉर्ड करता है? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनी कोई एंट्री करता है क्या? नहीं. तो आंसर भी क्या होगा? नन ऑफ दीज. कंसाइनर जब मटेरियल बेचता है तो रिकॉर्डिंग केवल कंसाइनर करता है, कंसाइनी नहीं करता. खत्म. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. एक्स सेंड आउट गुड्स टू वाई. एक्स ने कुछ गुड्स भेजा. कितने रुपए का भेजा? 1,50,000 का. गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%. बेटा गुड्स की कॉस्ट है 1,50,000, प्रॉफिट 33.33%, 50,000. तो इसका इनवॉइस प्राइस कितने का हो गया? 2 लाख रुपए का. कंसाइनी आस्क टू पे एन एडवांस फॉर 60% ऑफ सेल्स वैल्यू. तो 2 लाख का 60% कितना हो गया? तो बताओ एडवांस कितना देना पड़ेगा? 1,20. आंसर क्या आएगा? 1,20,000. देन गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू 2,40,000. इनवॉइस प्राइस है 2,40,000 रुपए का. सेंट आउट कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. प्रॉफिट कितना है? 20% कॉस्ट. बताओ प्रॉफिट कितना होगा? बेटा 20 का अपन कर देते हैं 16.67%. तो 2,40,000 इंटू 16.67% कितना आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 40,000 रुपए होगा.
राइट अच्छे से पता है ये बात आपको कि जब प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट पे और अमाउंट इनवॉइस प्राइस तो 20 का कर देते हैं 16.67%। कैलकुलेटर पे आंसर आया रहा होगा 39,999.8 आ रहा है। चलो ठीक है कोई ना, सही दे दिया कैलकुलेटर ने आंसर। पढ़ो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज द नेचर ऑफ, बताओ, तुम्हारी कॉपी खोलो और उसके अंदर चेक करो, लिखवाया है रियल नेचर होता है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज ऑलवेज रियल इन नेचर। अभी अभी चैप्टर पढ़ा है और उसी के अंदर देखो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रियल इन नेचर, और बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है आएगा। एक तो ये और दूसरा ये कहां क्लोज होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज होता है, राइट। देन अगले क्वेश्चन पे आओ। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मतलब बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक में किसको काउंट नहीं करते, पैकिंग को करते हैं, ऑक्ट्रॉय को करते हैं, डिलीवरी चार्जेस को भी करते हैं, फ्राइट को भी करते हैं, बताओ किसको नहीं करते। एक्चुअली डिलीवरी चार्जेस सेल्स के लिए काम आते हैं, किसके लिए काम आते हैं, सेल्स के लिए, और सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। पहले इस डिलीवरी चार्जेस को लेने का लॉजिक था, क्या पता ये कंसाइनी के पास भेज रहे हैं तो डिलीवरी चार्जेस होंगे, लेकिन उसकी जगह पे क्या लग चुका है, फ्राइट लग चुका है, तो डिलीवरी चार्जेस हो गए सेल्स से रिलेटेड। X send 100 bags Y costing 1000. 60 bags are sold at 10% above cost. भैया एक बैग 1000 का 10% ऐड कर दो तो एक बैग कितने का बेचा होगा, 1100 का, इंटू 60 तो सेल्स कितने की होगी, टिक कर दो 66,000 का, खत्म। द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन फॉलोइंग बेसिस, किस बेसिस पे की जाती है, एक्यूरल बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट ऑफ कंसाइनमेंट, रटवाया हुआ ही है। हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स, किसी को गुड्स को जब पोजीशन पे दिया जाता है ना तो उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन, राइट। किसी को गुड्स पोजीशन के अंदर देना, लेकिन वो उसके ऊपर राइट आपका ही है पूरा का पूरा। गिरवी रखे क्या, नहीं रखे, सेल किया क्या, नहीं किया, शिपमेंट ऑफ गुड्स शिप तो किया लेकिन परमानेंट थोड़ी शिप किया है, वो एक तरीके का क्या है, हाइपोथिकेशन, कि बिक गया तो ठीक है वरना हमें वापस से क्या मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा, राइट। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हो गया, विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक में कौन सा अकाउंट नहीं बनता है बताओ, कंसाइनर की बुक में कमीशन अकाउंट नहीं बनता, वो बनाता है केवल कंसाइनी। डन। फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। अब देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का यूज करो। क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाते हो, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। किसके क्रेडिट में, कंसाइनमेंट का क्रेडिट, मतलब कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा ना, उसके अंदर अपन क्या दिखाते हैं, अनसोल्ड स्टॉक। तो मतलब डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ होगा, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक को अपन बोलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक। डन। अगला पढ़ो। X of Kanpur send 1000 boxes to Y, 200 each
at an invoice price of 220. Goods sent on consignment to be credited in a general trading will be. बताओ, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर प्रॉफिट पे नहीं दिखाते, उस पे किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे। भैया मैं तो कंसाइनमेंट भी बोलता हूं कॉस्ट पे दिखाओ, अगर तुम इनवॉइस पे दिखा रहे हो तो उसके अपोजिट साइड अपन एंट्री करते हैं ना, तो अपोजिट साइड में प्रॉफिट को दिखाते हैं, तो डिडक्ट करेंगे तो अल्टीमेट क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। कॉस्ट कितने रुपए की है? 200 रुपए की। 200 को 1000 से किया तो कितने रुपए आएंगे? 2 लाख। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपए। डन। अगला क्वेश्चन पढ़ो और आंसर खुद बताओ। अब परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय, कंसाइनर बेचता है कंसाइनी को, कंसाइनर बेचता है कंसाइनी को। डन। कमीशन विल बी शेयर्ड बाय, कंसाइनर कंसाइनी दोनों को मिलता है ना कमीशन। अरे बोल रहा किसको मिलता है? कौन शेयर करता है? ओनली कंसाइनी। क्यों दूसरी चीजें? समझो तो सही क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डन। अगला क्वेश्चन, कॉपी पेन साथ में होने चाहिए और इसका आंसर तुम मेरे को बताओगे। X of Mumbai sent out certain goods at cost plus 25%. इनवॉइस वैल्यू कितने रुपए की है? 2 लाख रुपए की। 4/5 of the goods were sold consignee at 176. कमीशन मिलेगा 2% इनवॉइस वैल्यू का। देखो 2 लाख का गुड्स था, सेल कितना किया? 2 लाख का 4/5 होता है 150, ये इसका इनवॉइस प्राइस है। सेल कितने में किया है? सेल किया है 176 में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला आगे? कमीशन 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू, 10% अबव सरप्लस। तो 2% तो इसका दे दोगे, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 16,000 का कितना परसेंट दोगे? ये आ गया 1600, सॉरी ये आ गया 3200, ये आ गया 1600, टोटल आंसर क्या आ गया? 48। बुक का ही क्वेश्चन है क्या? देखो गुड्स का इनवॉइस प्राइस कितना था टोटल का? 2 लाख का। इसने बेचा कितना? 4/5। 2 लाख का 4/5 कितना होता है? ये इसकी इनवॉइस वैल्यू है। सेल कितने में हुआ है? तो एक्सेस कितना हो गया? ओवरराइडिंग कमीशन एक्सेस पे मिलता है ना, वो तो बोल रहा है 10% है, और जनरल कमीशन है इनवॉइस वैल्यू का 2%। तो 160 का 2% कितना हो गया? 3200। 160 का 10% कितना हो गया? टोटल कितने हो गए? अब आई बात समझ में? क्लियर? बेटा वो बोल रहा है कमीशन शेयर कौन करता है, ये थोड़ी बोलता है पे कौन कर रहा है। उसने बोला कमीशन शेयर कौन करता है। ठीक है, तो शेयर किसको मिलता है? केवल कंसाइनी को मिलता है, इसलिए वहां पे कंसाइनी लिखा है, पे की बात थोड़ी की थी अपन ने। हो गया ये क्वेश्चन? आ जाओ भैया, भाई ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर, राइट? चलो, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज द नेचर ऑफ, सोचना ही नहीं, ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट निकालता है, प्रॉफिट निकालता है तो कौन से नेचर का होता है? नॉमिनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। A and B purchase a piece of land 40,000
sold for 60,000. A had contributed 24 and B 16. What will be the profit? अरे तुमने कितने रुपए भी कंट्रीब्यूट किए हो हमें उससे मतलब है क्या? नहीं, आपने प्रोडक्ट लिया 40 का, बेचा कितने में, तो फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000। आगे बात समझ में? खत्म क्वेश्चन। आगे देखो। A for joint venture with B purchased goods costing 2 lakh. B sold 80% goods at 2,50,000। क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारी बुक का, वही वाला ही है क्वेश्चन। 2 लाख का गुड्स लिया तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगी सेल्स। कितने में सेल किया? 2.5 लाख में। बोल रहा है बैलेंस ऑफ गुड्स वर टेकन ओवर बाय बी एट कॉस्ट लेस 25%। 20% बचा ना। किसका 20%? 2 लाख का। 2 लाख का 20% कितना होता है? 40। 40 में से कितना परसेंट लेस करोगे? 25% लेस कर दोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ गया? 30,000 का। यहां का टोटल 280, यहां का टोटल 2 लाख। प्रॉफिट कितने का हो गया? आगे क्या बात सभी को समझ में? 80,000 का हो गया प्रॉफिट। ये कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, ये क्या है? नॉर्मल अकाउंट। प्रॉफिट कितने का हुआ है बताओ? आंसर हो गया 80,000। इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टेकन बाय वेंचर एट 15, तो जॉइंट वेंचर में कितना दिखाओगे? 20,000 या 15? 15 ही तो दिखाएंगे। अभी भी तो हुआ 40,000 का गुड्स 30 में ले गया, तो कितने रुपए दिखाए थे? 30 दिखाए थे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15,000। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ए प्रॉफिट निकालता है, मेथड है तो कौन से नेचर का? नॉन। निकालो थ्योरी, अभी पढ़ा है, लिखवाया है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ए नॉमिनल इन नेचर। लास्ट ही है बेटा, लास्ट वाला ही है मेथड। आंसर होगा नॉमिनल। अगला क्वेश्चन आओ 78। क्या कह रहा है देखो भैया। A purchased goods costing 42,500. B goods sold 40,000 at 50. Balance goods were taken over by A at the same gross profit in case of sales. The amount of goods taken over by B. क्यों भैया? प्रॉफिट पे लिखे गया है ना, प्रॉफिट को ऐड नहीं करोगे? एक बात बताओ, 40,000 का गुड्स कितने में बेचा? 50 में। तो लिखूंगा 50,000 वाला गुड्स की कॉस्ट थी 40,000। टोटल गुड्स कितना आया था? 42,500। बचा कितना? 2,500। तो 2,500 वाले गुड्स की वैल्यू कितने की हो जाएगी? डायरेक्ट निकालो, बताओ कितना आ रहा है। आई बात समझ में? फिर सुनो, 50,000 वाले गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 40। तो 50 डिवाइड बाय 40। टोटल गुड्स 42,500 था, 40 का बेच दिया तो बचा कितने का? 2,500 का। और बोल रहा है वो सेम परसेंटेज पे ही बेचा है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 2,500 से। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 3,125 रुपए। डन। मेरे पास और भी मेथड है, लेकिन मैं लॉन्ग कट पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल से पे चल रहा हूं, जो बेसिक है उसके ऊपर। बताओ भैया, व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर? लिखवाया है पर्सनल इन नेचर। बहुत बढ़िया, चलो थ्योरी तो याद रख रखी है तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, समझना। M and N enter into joint venture where M supply the goods worth 6,000 and spend 600 rupee on various expenses and sell the entire lot for 75,000, meeting the selling expenses 200.
प्रॉफिट रेशो क्या है, इक्वल। देखो भैया, एम ने कितने रुपए का खर्चा किया, 6,000 और 6100 रुपए का। एम ने खर्चा किया टोटल 6100 का, तो ये तो डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट के अंदर एन ने सेल कितने की है, 7500 की, और डेबिट में एन के एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं, 200 रुपए के। राइट, टोटल कितने का प्रॉफिट हो गया, 1300 का, 1200 का हुआ, 1200 का प्रॉफिट हो गया ना। तो एम को भी 600 मिलेंगे, एन को भी कितने मिलेंगे, 600। ये तो बात हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, एन रेमिट द एम द अमाउंट ड्यू, मतलब एन ने सेल की थी ना, सेल में से पैसा आया था, वो किसको दे दिया, एम को दिया। कितने रुपए दिए, अब वो समझो कैसे निकलेगा। बेटा एम ने मटेरियल सेल कितने रुपए का किया था, 7500 रुपए का। उसने कितने रुपए का खर्चा किया, 200 रुपए का। वो भी माइनस करेगा और वो बोलेगा मेरा प्रॉफिट भी दो। खुद का प्रॉफिट कितने रुपए का, अब वो कितने रुपए रेमिट करने वाला है, 6700। आ गई बात समझ में, क्लियर है कैसे हुआ। खुद का प्रॉफिट भी माइनस करेगा और साथ में क्या माइनस करेगा, एक्सपेंसेस भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। देन चलो इस क्वेश्चन का आंसर तुम बताओगे। ए एंड बी ने एक लैंड ली 20,000 की, बेची कितने में, प्रॉफिट कितने का होगा, वही क्वेश्चन रिपीट, अमाउंट आधा कर दिया। ये अपने आप करोगे, प्रॉफिट है वो 1%, मुक का क्वेश्चन है ये। 78 क्या है क्वेश्चन देखो, आंखें बंद करो। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम क्या हुआ है, नील। बोल रहा है 10,000 विल बी क्रेडिटेड इन द ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। यही आंसर है। मैं आपको बता चुका हूं, और नहीं भी ध्यान आ रहा है तो सुन लेना। अगर कोई भी ज्वाइंट वेंचर के अंदर एबनॉर्मल लॉस होता है, फायर से एबनॉर्मल लॉस, उसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब आप अपनी जर्नल एंट्रीज को भी चेक कर लीजिए, कहीं पे भी मैंने एबनॉर्मल लॉस के लिए एंट्री नहीं दिखाई है। कंसाइनमेंट में जरूर लिखवाई है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर के अंदर नहीं लिखवाई है। बेटा रेमिट का मतलब है पैसे कितने रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, रेमिट का मतलब है पैसे कितने रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर के अंदर कभी भी एबनॉर्मल लॉस को नहीं दिखाया जाता, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनर, डिफरेंस होता है, हटा दो। कंसाइनमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर आर सेम, देयर इज नो सेपरेट अकाउंट फॉर ज्वाइंट वेंचर, होता है। इन केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर द नंबर ऑफ द थर्ड पार्टी इज नन ओनली, थर्ड पार्टी कोई होती नहीं है, केवल दो ही लोग होते हैं ना। यह है एकदम सही। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है। Which of the following account are maintained in joint venture when separate set of books are maintained? बताया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दी अबव ही आएगा। तीनों अकाउंट बनते हैं, ज्वाइंट वेंचर, को वेंचर एंड ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इफ अ को वेंचर टेक अवे गुड्स अंडर द मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड, देन व्हाट ही डेबिट। कुछ भी ले जाए, जब लाता है तो खुद का अकाउंट क्रेडिट करता है, जब लेकर के जाता है तो खुद का अकाउंट डेबिट। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द अकाउंट विल बी डेबिट दीज गुड्स इन हिज बुक टू, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, बताओ। गुड्स ले गया
तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। जब सेपरेट साइड बनती है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट और को वेंचर का डेबिट होता है, और बाकी दोनों केसेस के अंदर हमेशा परचेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। अगला पढ़ो। आपने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन करवाया, जनरल एंट्री क्या होती है भैया? बैंक अकाउंट ओपन करवाने की एंट्री होती है बैंक टू कैश, लेकिन इधर होती है ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। क्या एंट्री होती है? ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। 83 पढ़ो। द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर टू whom द अमाउंट बिल इज मेड पेबल इज नोन एज। किसको अमाउंट मिलता है? पेई को ना। जिसके पास बिल होगा पैसे उसी को ही दिए जाएंगे। पेई होल्डर तो होता है जिसके पास बिल रखा रहे। ये बोल रहा है पेमेंट किसको मिलता है? पेई को मिलता है। देन पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड। इसका आंसर बोलो। बाय होल्डर इन कोर्स ऑफ ड्यू डेट। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या है? टाइम से पहले बिल का पेमेंट कर देना। एक तो होता है डिस्काउंट करवाना और एक होता है रिटायर करवाना। रिटायर कब होता है? टाइम से पहले जब पेमेंट होता है। मेकिंग द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल द एक्सेप्टेड डेबिट। बिल पेबल अकाउंट। बिल पेमेंट पहले क्रेडिट होता है, बाद में क्या होता है? डेबिट। तो आंसर क्या होगा? बिल पेबल अकाउंट। द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट कौन कहलाती है? पेई, ड्रॉवर, ड्रॉई? ड्रॉवर कहलाती है। जो मटेरियल सेल करता है वही ऑर्डर करता है कि मुझे पैसा दो। तो आंसर क्या होगा? ड्रॉवर। इन विच ऑफ दीज वेज अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी डिस्पोज्ड। कि बिल ऑफ एक्सचेंज को खत्म नहीं किया जा सकता। डिस्काउंट करवा के खत्म कर सकते हैं, हाँ जी। मैच्योरिटी तक भी रख सकते हैं, एंड्रॉस भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी है। बिल रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ, बताओ, लेजर, बैलेंस शीट, जनरल? इसका आंसर होगा जनरल। बिल रिसीवेबल बुक एक सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक इज द पार्ट ऑफ जनरल। ये जाएगा सीन। बिल रिसीवेबल बुक क्या है? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक किसका पार्ट होती है? जनरल का। राइट? इसका आंसर जनरल होगा। ये देखो भैया क्या कह रहा है। एक्स सोल्ड गुड्स बाय 30 लाख। हाफ ऑफ द बिल विल बी रिसीव्ड इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू ए बीआर। 30 लाख है, वैसे 3 लाख मान लो क्योंकि आंसर में आगे 1.5 लाख दे रखा है। इसने बिल लिखा तो बिल कितने का लिखेगा? आधे का। आंसर भी क्या होगा? 1.5 लाख। अ पर्सन हु एंड्रोस अ बिल इज नोन एज ड्रॉवर। लेकिन अगर एंड्रोसर दिया हुआ होगा तो आंसर एंड्रोसर होगा, जो एंड्रोस करता है। वैसे ड्रॉवर और एंड्रोसर सेम पर्सन होता है, ठीक है। जो ड्रॉ करता है वही किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है बिल, तो ड्रॉवर और एंड्रोसर सेम पर्सन होता है। अगला पढ़ो। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ द एंड्रोस बिल विच वन ऑफ दीज अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाय ड्रॉई। ड्रॉई, ड्रॉई पैसे किसको देगा? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर को ही क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो आंसर क्या होगा? ड्रॉवर। डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ बिल इज मेड। ड्यू डेट। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं, ये नहीं, डेट प्लस 3 डेज। ठीक है। 94 का आंसर जल्दी से। कुंतल ड्रॉ अ बिल ऑन श्याम 3000। कुंतल एंड्रॉस इट टू राम। राम एंड्रॉइस टू रहीम। द पे रहीम कहलाएगा। सिंपल।
पढ़ो। इफ द ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे, एक दिन पहले, तो प्रेसीडिंग डे। अब इसको देखो भैया, ऑन 1/8/2023 एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई 30 days आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है? जिस दिन बिल रिसीव होगा उसी दिन से काउंटिंग चालू होगी। द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 8/8/23, तो काउंटिंग भी कब से चालू होगी? 8/8/23 से। तो यहां से 30 दिन गिनोगे तो क्या होगा? 11/9/2023। इफ द बिल इज ड्रॉन ऑन 3rd जुलाई, 40 days, तो पेमेंट कब होगा? 14 अगस्त को। मैं तुक्का इस नहीं में दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में 15 अगस्त है, तो उससे एक दिन पहले होगा। राइट? यहां तक खत्म बिल ऑफ एक्सचेंज। एक सेकेंड वेट करना। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ो क्या है? द पर्पस टू प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, द वैल्यू ऑफ एसेट्स, या प्रॉफिट एंड लॉस एंड, क्या बात है, डन। इफ द मैनेजर इज एंटाइटल अ कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, बिफोर में क्या करते हैं? 5/105 बताया हुआ है। बिफोर में क्या करते हैं? 5/105। तो 8400 को 5/105 करोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 4400। आफ्टर वाले में कुछ भी नहीं करते, बिफोर वाले में क्या करते हैं? माइन ऐड करके दिखाते हैं। बिफोर में क्या करते हैं? ऐड करके दिखाते हैं। तो 8400 का 5% कितना हो जाएगा? 400 रुपए। 5/105 करेंगे। राइट? अगला पढ़ो। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज, पेटी कैश का जो एक्सपेंस बचता है हमारी एसेट्स होती है, उसको कहां दिखाते हैं? एसेट्स के अंदर दिखाते हैं। तो आंसर क्या होगा? एन एसेट्स। देन अगला पढ़ो क्या है? फिक्स एसेट्स आर, किसके लिए होती है फिक्स एसेट्स? लॉन्ग टर्म के लिए। खत्म, आंसर भी यही हो गया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर होता है? गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चर जानने के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी। 103 पढ़ो, आंसर बोलो। अगर सेल प्राइस है 100 रुपए का, तो प्रॉफिट होगा 20 का, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80 रुपए की। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? 20/80। 20/80 का मतलब होता है 25%। तो आंसर क्या होगा? 25%। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड विल बी ट्रांसफर टू, हमेशा ध्यान रखना, बैड डेब्ट्स आ गई तो वो हमेशा जाएगी P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में। देन अगला क्या है? डेप्रिसिएशन अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, एसेट्स में जाएगी सीधा। शोन इन द, कहां से डिडक्ट होगी? एसेट्स की वैल्यू में से डिडक्ट होगी, ध्यान रखना। एडजस्टमेंट में होती है ना जब, तो जो चीज एडजस्टमेंट में होती है वो दोनों जगह जाती है, फाइनल अकाउंट्स में भी और बैलेंस शीट में भी। लेकिन जो चीज ट्रायल बैलेंस में आ गई ना, वो सीधा कहां अपीयर होती है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एसेट्स में से डिडक्ट होगी। ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? सेल्स माइनस COGS, यही तो है आंसर। डन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर अ पीरियड, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ पीरियड। देन
106 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कहां तक हो गए थे? 106 तक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। क्या कह रहा है, ढंग से सुनना और समझना। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न फॉर अ पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑप्शन देखो भैया, ट्रायल बैलेंस है या नहीं है? अब आंसर दो। ट्रायल बैलेंस तो सारी की सारी लेजर की समरी होता है, तो ये फाइनल अकाउंट का पार्ट कैसे हुआ? आंसर होगा ट्रायल बैलेंस। अब अपनी कॉपी चेक कर लेना, जहां पे लिखवाया है कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना कंपलसरी है, लिखवाया हुआ है। आगे है, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज द शेयर कैपिटल अकाउंट शोन इन द लायबिलिटी? कैपिटल को लायबिलिटी में दिखाना है, बिकॉज कैपिटल ओनर से सेपरेट होती है, तो कंसेप्ट लगता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आंसर होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, प्रायोरिटीज को है, ये भी आ सकता है। सॉरी, पोजीशन नहीं, रिजल्ट एक डेट को बता रहा है, लेकिन एक उस डेट के अंदर पूरे के पूरे ईयर का डेटा कैलकुलेट होकर के आ रहा है ना, ये है सी। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया तो केवल कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में, फाइनल अकाउंट्स में नहीं आता। स्पेशली ये लाइन लिखवाई हुई है पूरी की पूरी तुम लोगों को, राइट? अगला देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, आइडेंटिफाई विच विल बी द डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। बेड डेप्थ ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है, तो ट्रायल बैलेंस की तो पहले ही एडजस्ट है, वो डिडक्ट नहीं होती है। हमेशा फर्दर बेड डेप्थ होती है डिडक्ट, दे रखी है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल बेड, ओल्ड वाला भी पहले एडजस्ट है। करंट ईयर प्रोविजन, न्यू प्रोविजन को भी लेस करते हैं ना, तो आंसर लेस क्या होगा? केवल 800 रुपए लेस हो, राइट? इन्वेंट्री इज, कौन सी एसेट से इन्वेंट्री? करंट फिक्स। भैया इन्वेंट्री स्टॉक होता है, स्टॉक हमेशा हमारी कौन सी एसेट्स होती है? करंट एसेट्स होती है, तो आंसर क्या होगा? अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। एंडाउनमेंट फंड रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज, एंडाउनमेंट फंड किस में आता है? एनपीओ के अंदर। ये स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड हमेशा होता है कैपिटल रिसिप्ट, तो आंसर क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ? सबसे पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस वो कभी भी नहीं बनाते, राइट? आगे बढ़ते हैं। लेगेसी आर, जनरली, जनरली छोड़ो, लेगेसी हमेशा क्या होती है? कैपिटलाइज होती है, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड होती है, ध्यान रखना, ठीक है? बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट 109 का आंसर था। एनी डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कैपिटल रिसिप्ट। द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ इज कौन से नेचर का होता है? रियल इन नेचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है नॉमिनल, और ये होता है रियल। डन, आगे बढ़ो। बेटा ये पिछले 5 या 6 अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस की समरी है एक तरीके से, और मैं इसमें अब इतना श्योर हूं कि 95% आपने क्वेश्चन क्लास के अंदर पढ़ रखे हैं। द कैपिटल ऑफ एनपीओ इज नोन एज,
अक्यूमुलेटेड फंड या तो कैपिटल फंड बोलते हैं या फिर अक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं। पढ़ना है ना, वो तो मैंने अभी ये देखा, ये थोड़ी था। हाँ बेटा, कैपिटलाइज होती है हमेशा लेगेसी। मस्ती एक लिमिट तक रहे तो अच्छी लगती है, ज्यादा हो जाए तो क्लास से बाहर कर दिया जाता है, और मेरा जैसा उठा करके ले जाएगा बाहर। If 1500 was outstanding at the beginning of year towards the subscription, 10,000 received during the year, 2500 still outstanding at the end of the year। अब है ना, कुछ बच्चे कैलकुलेटर निकाल के ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करने में लग गए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करने में लग गए, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। द अमाउंट टू बी टेकन टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो रिसीव हुआ वो जाता है ना, कितने रुपए जाएंगे? 10,000। ठीक है, कैलकुलेटर निकलते सीधे। भैया वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए वर्किंग नोट बनाना होता है ना अपन को। इस क्वेश्चन को मान के चलना, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा एनपीओ से। एनपीओ से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन, पक्की बात बता रहा हूं। अब तुम लोगों ने अभी क्वेश्चन देखना स्टार्ट किए एनपीओ के, तुम्हारे सामने है, सिंपल सिंपल मिलेंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं आते बेटा। थियोरटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे 50 में से 20-22। थियोरटिकल कंसेप्चुअल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अगर 22 आ गए तो 28 अकाउंट्स के अंदर, ध्यान रखना। कंसेप्ट, एनी रेवेन्यू एक्सपेंस विच अ सेपरेट फंड इज अवेलेबल। अब इसको थोड़ा सोचो, हम लोगों को पता है स्पेसिफिक फंड आया, हमारे लिए रिसिप्ट है। अब मैंने उसमें से कोई एक्सपेंस किया तो फंड का ट्रीटमेंट लिखवाया हुआ है पूरा, उसमें से अपन एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं ना। मतलब फंड की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? फंड वैसे क्रेडिट होता है, अगर कम होगा तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो बताओ, डेबिटेड टू द सेपरेट फंड। आई बात समझ में? सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। क्रेडिट साइड कब से आने लग गई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वैसे तो कैश बुक बोल सकते थे, लेकिन पैसा आता है तो कैश बुक के डेबिट में दिखाते हैं, पैसा आएगा तो कैश बुक के डेबिट में। और सेल किया, सेल्स को कहां दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, पी एंड एल के में। यहां ऑप्शन क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देन द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम। भैया कहां से ली जाती है? कैश बुक इसका परफेक्ट आंसर है, सही है। एनी डोनेशन रिसीव फॉर, उधर फंड बोल रहा था, इधर डोनेशन बोल दिया, आंसर क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। अब ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वापस से आपके कैलकुलेटर चलेंगे, ये पक्की बात है, लेकिन पक्की बात है, अभी बताता हूं मैं कैसे। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो द फॉलोइंग डिटेल। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 500 रुपए, करंट के अंदर कितना मिला? 10,500। एडवांस कितना है? 800 रुपए। देयर आर 1200 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 रुपी। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बताओ कितने रुपए आएंगे? अब आप सोच रहे हैं, इधर से आंसर आ गया 12,000। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको मेंबर दे रखे हो तो मेंबर के चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाता है? इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना आया नहीं आया से मतलब नहीं है, कितना आने वाला है? 12,000।
मेंबर्स का क्वेश्चन सबसे इजी है। 1200 इंटू 10, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने रुपए जाएंगे? 12,000 रुपए जाएंगे। देन एक बार क्वेश्चन नंबर 120 को वापस से देख लेते हैं, क्या है बेटा। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंस है किसके लिए? सेपरेट फंड के लिए। सेपरेट फंड में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं, फंड की वैल्यू हो रही है डिक्रीज। फंड बढ़ेगा तो होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। देन एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेसिफिक फंड विल क्रेडिटेड टू। भैया जब पैसा खर्च कर रहे थे तो फंड को क्या कर रहे थे? डेबिट। जब अगर इनकम आ रही है तो उसको ऐड करते हैं, मतलब फंड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। स्पेसिफिक फंड इन, यही आएगा। स्पेसिफिक फंड में कहां ऐड करेंगे? बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। पढ़ो भैया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सब्सक्रिप्शन एट 10,000, सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एंड ऑफ द ईयर कितना है? 1,000 और 1,500। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो है 10,000 और अक्रूड है 1,000 और 1,500। अब ये पूछ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना जाएगा। उल्टा करेंगे। वैसे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं, लेकिन वो रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम में जाने के लिए अभी अपन को कहां जाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो ओपनिंग वाला तो ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग वाला लेस हो जाएगा। तो 10,000 और 11, 11 में से 1,500 गए तो कितने बचेंगे? 9,500। राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तुम खुद बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से आइटम जाते हैं? रेवेन्यू नेचर, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे फिर वो पेमेंट हो, चाहे वो कैश हो चाहे फिर वो क्रेडिट हो। बेटा आंसर अधिकतर बच्चे बी लगा के आएंगे, लेकिन आंसर होगा सी। पढ़ो उसको। यहां क्या बोला? रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड। पेमेंट नहीं दिखाओगे क्या? तो फिर ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आते हुए भी गलत होते हैं। तुम इस पे टिक कर क्या होगे? होने के लिए ये भी होना चाहिए, लेकिन इन सब में बेस्ट आंसर इसका क्या है? सी। राइट। ये तो ये नालायक इसलिए बता रहे, इन्होंने 4 दिन पहले यही क्वेश्चन पढ़ रखा है, वरना इनका आंसर भी यही आता। चलो भैया कॉस्टिंग चालू। पढ़ो। द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इज नोन एज। दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं, उसके अलावा बची हुई कॉस्ट को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक्सप्लेनेशन सुनते हुए चलना, क्योंकि इसके ऑप्शन से ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीवेंट नॉट अ रिलीवेंट कॉस्ट? ऐसी कॉस्ट जो मेरे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है। अगर कैश जाएगा ना तो चेंज होगा तुम्हारा डिसीजन। रिप्लेसमेंट, एक एसेट्स को रिप्लेस किया तो डिसीजन चेंज होगा। संक कॉस्ट, रटा हुआ है ये तुम्हें, मेरे को पता ही है। संक कॉस्ट है डेप्रीशिएशन, जो पहले से ही लगती आई है अभी भी लगेगी, कुछ नया नहीं है ना, इसलिए आंसर क्या होगा? संक कॉस्ट। परफेक्ट। चलो कुछ चीजें रटना भी जरूरी है। प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल। हाँ पूरा देख लो। हाँ अब सही है फार्मा मेडिकल, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं फार्मा मेडिकल बैच में भी अप्लाई होता है, बैच कॉस्टिंग में भी फार्मा अप्लाई होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रक्शन में तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा, एयरलाइन में सर्विस कॉस्टिंग होगा, फार्मा में क्या बचा? प्रोसेस होती है दवाइयों को बनाने के लिए। इनका ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट, एयरलाइन में सर्विस। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग,
चार लिखवाए थे लेकिन बोला था एक ही सबसे बेस्ट है, डिसीजन मेकिंग। लिखा हुआ है क्या डिसीजन मेकिंग? ये सी ऑप्शन। सारे ऑब्जेक्टिव हैं लेकिन मोस्टली कौन सा एक्सपेंस है? डिसीजन मेकिंग। बेटा मेरे को ये 30 नंबर में तो कुछ कट्टा हुआ नहीं मिलना चाहिए, ध्यान रखना। कॉस्टिंग के एक बार अभी अपन पूरे सिलेबस का रिवीजन करेंगे ही करेंगे, और मैंने शेड्यूल बना रखा है उसका भी प्रॉपर, कि पहले कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर, देन हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग, फिर पढ़ाऊंगा बीआरएस, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और सबसे लास्ट में लूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे लास्ट में रखने का रीजन है, अभी फिर शुरू शुरू में करवा दूंगा, फिर बोलोगे सर एक बार वापस, क्योंकि उसको याद करना है अपन को, इसलिए सबसे लास्ट में वही उसी का रिवीजन दूंगा। 2 से 2.5 घंटे पूरी कॉस्टिंग हो जाएगी, ज्यादा नहीं चाहिए। अपने पास सारे नोट्स लिखे हुए हैं, अपन को रिकॉल करनी है सारी चीजें, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, हमेशा ध्यान रखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है रिलीवेंट। किसी चीज को छोड़ के जाओगे, नई के पास एक जॉब चाहिए मेरे को नई, तो पुरानी को छोड़ना पड़ेगा, तो पुरानी को नुकसान हो रहा है। और नई के पास कब जाओगे? जब ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो लेकिन पुराने वालों को तो नुकसान उठाना पड़ेगा, तो पुराने वालों के नुकसान को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक ऑप्शन छोड़ के दूसरे पे जाते हैं तो पुराने वाले का सैक्रिफाइस होता है, उस सैक्रिफाइस की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो कितना सिंपल है। कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। कौन सी? बिहेवियर के अकॉर्डिंग। परफेक्ट। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग? याद कर लेना, प्रिंटिंग के अंदर हमेशा काम आएगा जॉब कॉस्टिंग। प्रिंटिंग के अंदर हमेशा क्या काम आएगा? जॉब कॉस्टिंग। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल? किसके ऊपर सबसे कम कंट्रोल होता है? वेजेस को कंट्रोल कर सकते हो, दोनों में से बताओ। चलो इस क्वेश्चन को अभी एक बार सस्पेंस में निकलने दो, एक बार, ठीक है? ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। मशीनरी ब्रेकडाउन भी हो सकता है, भैया मशीनरी कभी भी ब्रेक हो सकती है। एडवर्टीजमेंट जितने ज्यादा से ज्यादा करो उतना फायदा, तो कंट्रोल तो किसी पे भी नहीं करना चाहते तुम तो। दोनों हो सकते हैं, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? चलो, वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स, ऑप्शन से ही पता लग रहा है, पर यूनिट। अगर इंटर का कोई बच्चा है ना, उसको 5 मिनट दे देना, 5 मिनट के अंदर पूरे कॉस्टिंग के क्वेश्चन करके आ जाएगा ये। 15 क्वेश्चन कितने मिनट में? 5 मिनट में। और उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के 10 या 15 दिन की क्लास, ये सब बेसिक वहां से है। चलो भैया, अभी यही क्वेश्चन था, वापस वही आ गया। बिहेवियर के अकॉर्डिंग कॉस्ट कौन कौन सी होती है? वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, फर्स्ट फैक्ट्री कॉस्ट क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट, सी। अच्छा यूं चले, ठीक है चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट? बोलोगे सर इनकम टैक्स, बोलोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी, कैश डिस्काउंट भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देन द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट कॉस्ट। कैरेज दोनों में आता है, एक्साइज दोनों में आती है, रॉयल्टी दोनों में आती है, केवल कॉस्ट में नहीं आता, केवल फाइनेंस में आता है। एडवर्टीजमेंट ट्रीटेड एज सेलिंग ओवरहेड्स, किसका पार्ट होता है? सेलिंग ओवरहेड्स का। विच कॉस्ट सिस्टम description applied to manufacture 20 engraved door for the new clubhouse at a golf course? Contract, process, batch और सर्विस? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, सर्विस कैंसिल।
बेटा 20 सेम टू सेम गेट बनेंगे। जब सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स बनता है तो हमेशा क्या अप्लाई होता है, बैच कॉस्ट। रीजन के साथ चलो। वैसे तो फर्नीचर के अंदर कौन सी कॉस्टिंग लगती है, प्रोसेस, लेकिन 20 एक जैसे गेट बनाने हैं इसलिए वहां क्या अप्लाई हो गई, बैच कॉस्ट। भैया प्राइम कॉस्ट क्या होती है बताना, टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का टोटल। द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग इज सेड टू बी, गुड वन। गाइडेंस और रेगुलेशन देना कि कॉस्ट को सही किया जाए, बजटरी कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल है कॉस्ट को कम करना, यहां पे कम करने के लिए नहीं बोला, गाइडेंस दिया है ना, तो बजट बनाने के लिए दिया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, याद रखना कौन से एक्सपेंसेस, चार्जेबल। इनडायरेक्ट मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। Which of the following is the part of prime cost and conversion cost? लेबर। प्राइम कॉस्ट में भी लेबर आती है, मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं तो क्या आती है, लेबर। इनडायरेक्ट मत ले लेना क्योंकि प्राइम कॉस्ट में कभी इनडायरेक्ट नहीं आती, तो आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट शीट। जहां कॉस्ट को कहां पे दिखाते हो, कॉस्ट शीट के अंदर दिखाते हो। अगला क्या है, द वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। याद होगा ना फॉर्मेट, याद तो कर रखा होगा। पहले आती है प्राइम कॉस्ट, फिर आती है फैक्ट्री कॉस्ट, फिर आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है ना, फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं तो आती है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, फिर जब सेलिंग को ऐड करते हैं तो आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। वर्क कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कौन सी कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन चेक करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है ना, देन कहां भी क्यों, अच्छा मैं नीचे वाला ऑप्शन देख रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। डायरेक्टर रेमुनरेशन एंड एक्सपेंसेस आर अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल है ये। कॉस्ट रिडक्शन इज ए लॉन्ग टर्म फिनोनिमा, इट चैलेंज द अबव, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्या बढ़ाऊं, लास्ट क्वेश्चन है ये। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल जिसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता वो कहलाती है नॉशनल कॉस्ट। ये आंसर आ गए। अब अपन को कुछ एक दो क्वेश्चन चेक करने, एक तो कौन सा था, एक सेकंड देख लेना बेटा अपन। ये देखो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, बैच कॉस्टिंग, एडवर्टीजमेंट सही है, डिविडेंड सही है, इन बिहेवियर सही है, वेरिएबल कॉस्ट है सही है, अपने गलत तो ये देखो बेटा, मेरे को पता है वहां पे मशीन ब्रेकडाउन आना चाहिए, लेकिन मेरा मॉड्यूल क्या बोल रहा है, क्या आना चाहिए, एडवर्टीजमेंट। मॉड्यूल की सुननी पड़ेगी, मॉड्यूल की, बेटा मॉड्यूल के अकॉर्डिंग कॉपी चेक हो रही है, तो एक दो क्वेश्चंस के अंदर अपन को ऐसा सोचना पड़ेगा। इसलिए ये मैंने पहले भी तुम्हें नॉर्मल क्लास में भी बोला था, किसके ऊपर कंट्रोल कम होता है, एडवर्टीजमेंट, और उस समय भी बोला था कि मशीन ब्रेकडाउन पे भी कंट्रोल कम रहता है, राइट। अब बेटा तुम्हें एक छोटा सा काम दे रहा हूं मैं, तुम्हारे एमसीक्यू तो खत्म हो गए अकाउंट्स के, ठीक है। अब एक छोटा सा काम है, देखो इस क्लास में आप बैठे हो, देखो 197 जो बैच चल रहा है ना अभी, उनको भी 7 से 8 दिन लगेगा सिलेबस खत्म होने में। कितने दिन, 7 से 8 दिन। हम लोगों पहले से ज्वाइन किया, एक बैच अप्रैल में आया था, दूसरा बैच मई में आया था, एक बैच अप्रैल में आया, एक मई में आया। फर्क भी यही था, एक बैच 20 दिन पहले खत्म हो गया और एक 20 दिन बाद खत्म हुआ।
और ज्यादा कोई फर्क नहीं आया आपके बैच के खत्म होने में टाइमिंग के अंदर। अगर हमने शुरू से स्टार्ट किया है तो हमारा टारगेट पास होना 50% 60% लाने का नहीं है। पहली चीज क्लियर करो, अपन को करना है हाई स्कोर। क्या करना है? हाई स्कोर। हाई स्कोर के बहुत बेनिफिट है, पहले भी इसका डिस्कशन किया जा चुका है। इफ यू आर गेटिंग रैंक यू विल गेट सम स्कॉलरशिप। कितनी मिलती है वो मैनेजमेंट बताएगा, लेकिन मिलेगी जरूर। छोटी मोटी भी नहीं और ज्यादा बड़ी भी नहीं, मिलेगी जरूर। और नाम तो खुद का होना ही होना है। आगे आप जब जाओगे प्लेसमेंट के लिए, रैंक होगी तो प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और फाउंडेशन में तो रैंक लाने का सबसे अच्छा मौका है। कितने स्टूडेंट से कंपटीशन है तुम्हें पता है? क्योंकि फाउंडेशन की रैंक केवल जयपुर की आती है। जयपुर में केवल 250 स्टूडेंट, जिनमें से 100 तो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, 100 कहीं नहीं पढ़ रहे हैं। मैं एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि कितना रैंक आने के तुम्हारे चांसेस हैं। एग्जाम फॉर्म सभी ने फिल कर दिए? नहीं किए? 15 से पहले पहले खत्म करने अपन को। 15 को सोचना ही नहीं है, 10 से पहले पहले। बेटा सर्वर डाउन हो जाएगा, हो गया तो पता चले अगले जून में। मानस खास करके ध्यान रखना, बस 5वां बैच लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म 15 तारीख ऑनलाइन, अच्छे से याद रखो आप लोग। कोई समस्या आती है, मैं ऊपर मैनेजमेंट मैम हैं, आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। आप नहीं पे कर पाते हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप ऑफिस में कांटेक्ट करके रिसेप्शन से आप पेमेंट करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, ये तो एक काम। अब आपको मैं केवल अकाउंट्स के एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बता दूं। ये जो बुक है ना, इस बुक के बाहर से कुछ नहीं आता। आपने जितने भी चैप्टर पढ़ लिए ना, सब इसके अंदर से अपन ने कवर किए हैं। लेकिन स्टार्टिंग के जो बेसिक है ना, बेसिक कौन सा, जर्नल एंट्री सब्सिडी बुक नहीं बोल रहा, स्टार्टिंग की जो थ्योरी होती है ना, अकाउंट्स कहां से आई, कैसे आई, क्यों आई, इसको मैं भी पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें नींद आएगी। वो मैनेजमेंट से भी ज्यादा उसमें तो समझाने का कुछ है, मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में समझाने का तो है, इसमें समझाने का नहीं है, इसमें रटवाने का है। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, 2-3 अटेम्प्ट से देख रहा हूं, एक क्वेश्चन ही आता है, ज्यादा नहीं आता, 1 से 2 भी आ सकते हैं। आपकी बुक आप स्टार्ट करेंगे तो पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 4 पेज। ये 4 पेज है 4 नंबर के, जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और 4 पेज उसके बाद के। चारों पेज कितने नंबर के? 4 नंबर के। 2 एमसीक्यू बन के आते हैं। एक तो है अकाउंटिंग का बेसिक कहां से है, तो वो एक बताया ना, स्टेवरशिप बताया था तुम लोगों को, स्टेवरशिप, वो वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, मैंने काफी हद तक चीजें लिखवा रखी हैं। लेकिन जो बेसिक है ना, बेसिक में कहीं से भी क्वेश्चन, तो ये 4 पेज तो गलती से भी तुम्हारे छूटने नहीं चाहिए। पहला काम। दूसरा काम, कॉस्टिंग के अंदर एक क्वेश्चन इसके अंदर नहीं दे रखा है। इसने क्यों नहीं दे रखा, मेरे भी समझ के पड़े हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर देगा, 20 है, याद करने हैं। ये तो 6 नंबर ऐसे हैं जो कंफर्म गलत होने वाले हैं, तो उसको गलत क्यों होने दे, उनको ध्यान रखना है अपन को। तो ये आपके याद होने चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल, एग्जाम में जब जाओ तो उससे पहले छोटा सा एक पेपर पे लिख करके जाते हो ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर लिख लो। जो 8-10 बता रखे ना, आते ही आते हैं, उनके नंबर लिखे हुए होने चाहिए तुम्हारे पास। पढ़ते पढ़ते जाओ, पेपर फेंको, और वहां पे जाते ही पहले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ढूंढो, टिक करो। ये जो गलत होने वाले क्वेश्चन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें तो बेसिक गलतियां बता रहा हूं कैसे होती हैं। आ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट आएगा, कैलकुलेशन करके हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख करके आ गए। होती है गलतियां। ये होती क्यों है? जल्दीबाजी। कहीं नहीं भाग के जाना। 2 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं, टाइम तो कम है। 2 घंटे में नहीं, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करना है, टाइम तो कम है। लेकिन बेटा ये बहुत कम नहीं है। आप अकाउंट्स का पेपर जब करेंगे ना, तो बेसिक अकाउंटिंग की जब थ्योरी मिलेगी, 10 क्वेश्चन मिलेंगे ना, 2 मिनट नहीं लगेंगे, वो 10 क्वेश्चन टिक हो जाएंगे इतने में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अपन को दिमाग लगाना पड़ता है, छोटे क्वेश्चनों में नहीं लगाना पड़ता। थ्योरेटिकल में तो हाँ भाई, पता है यही लेगेसीज याद करने थोड़ी बैठेंगे, पता है कैपिटल नेचर है, बैलेंस शीट में आएगी। सेपरेट फंड कैपिटल नेचर है, पता है कैपिटल नेचर जाएगा। तो इस थ्योरी में इतना टाइम नहीं लगेगा। सो थोड़ा सा टेक्निकली
अपन को दिमाग लगाना है अच्छे से, अपनी कॉस्टिंग को वीक नहीं रखना है। कॉस्टिंग तुम्हारी पावर है, सीधी बात। 30 नंबर, 30 में से 30 आ गए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए सिद्धार्थ? 10। दोस्ती बता देंगे वो तो। गलती ये भी मत कर लेना, पता चले 4 साल के लिए सीएमए से बाहर, ये भी होता है। ब्लैकआउट कर देंगे, 4 साल कोई पेपर नहीं दे पाओगे सीएमए के, डिबार्ड कर दिया जाएगा। तो चीटिंग का तो सोचना नहीं है। अपनी पढ़ाई इतनी कर जाओ कि आपके 90+ नंबर आने चाहिए, और अकाउंट्स में तुम स्कोर कर सकते हो। मुझे बताया तुम्हारी मैथ्स बहुत हार्ड है, रियलिटी में हार्ड है, लेकिन ज्ञान सागर में पढ़ लियो इसलिए हार्ड नहीं है। वो सबको बहुत अच्छे से बताया शिवम सर, कैसा पढ़ा रहे हैं, नहीं बहुत सिंपल वे में, जितना वो सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल बता रहे हैं। अकाउंट्स के अंदर कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि हाई लेवल पे जाए। छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे रिवीजन करते हुए चलो, ठीक है। धन्यवाद। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।